ये बच्चे जो फीस दे रहे हैं ये फीस नहीं दे रहे हैं, ये फीस देने के साथ एक विश्वास दे रहे हैं। तो मेरे ब्लड में है फिजिक्स। कैसे सोचा कि कोई स्कूल से चलकर आपके पास आएगा इसकी कोचिंग करने के लिए? ये विजन कहाँ से आया आपको? इसमें हमारे पास 20,000 बच्चे पढ़ते थे, वो 20,000 से 3 साल में घटकर 2,000 है। यहाँ पर जब रिजल्ट आता है तो रैंक्स खरीदी और बेची जाती है, रैंक्स खरीदी और बेची जाती है कि कोटा एक रीज़न है मेंटल प्रेशर का, स्टूडेंट पे मेंटल प्रेशर का, सुसाइड ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर डिप्रेशन है। यंगर डॉटर है, वो जाना चाहती थी, उसका सिलेक्शन भी हो गया, बट मैंने उसको नहीं भेजा। अगर आप राजस्थान कोटा से हैं या फिर कभी कोटा आए हैं या फिर आपके पास साइंस है 11th-12th में या फिर आप जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने एक नाम, एक कोचिंग का नाम और एक पर्सन का नाम ज़रूर सुना होगा। आज हम बात कर रहे हैं पायनियर ऑफ कोटा कोचिंग्स मिस्टर प्रमोद महेश्वरी जी की और उनके सेंटर ऑब्वियसली करियर पॉइंट की। आज हमारे साथ वो हैं, उनके साथ बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए इस कॉन्वर्सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स वेलकम प्रमोद महेश्वरी सर। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। इनफैक्ट हम लोग आए हैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए। इन्होंने, मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान, वैसे बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ, बट जो राजस्थान में वॉर्म वेलकम मिलता है उसका कोई मुकाबला नहीं है और इन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा है। तो आज मैं स्पेशली चाहता था कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो जो हमारे पायनियर हैं, कोचिंग सेंटर के, इस इंडस्ट्री के पायनियर हैं, उनसे मिलें और जानें कि ये इंडस्ट्री कैसे ग्रूम हुई, क्योंकि स्टार्ट करने वाले यही हैं। सर मेरा पहला सवाल ये है कि क्या जब आपने स्टार्ट किया था करियर तो इनिशियल डेज़ में, मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से मैं उसको पोर्ट्रे करना चाहूँगा कि प्रमोद एक युवा जो सोच के आया था, जिसने शायद सोचा भी नहीं था कि मैं इस इंडस्ट्री को अभी ग्रूम करूँगा, द प्रमोद महेश्वरी, यहाँ तक पहुँचने का सफ़र अगर आप एक्सप्लेन करें ब्रीफ में तो मज़ा आ जाएगा। पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ और आई एम फीलिंग प्राइड कि मतलब आप जैसे लोग के साथ में बैठा हुआ हूँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो आपका क्वेश्चन है कि कभी सोचा ही नहीं था कि सब कुछ हो जाएगा और बहुत छोटी सी शुरुआत होती है और उसके कुछ पर्पस होते हैं। पर्पस था कि कोटा में पेरेंट्स के साथ रहना है, पर्पस था कि बच्चों को पढ़ाना है और पढ़ाने के साथ साथ कब करियर पॉइंट बन गया, कब कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बन गए, कब कोटा एक मतलब इंडस्ट्रियल टाउन था उससे एजुकेशन सिटी बन गया, मुझे लगता है पता ही नहीं पड़ा। हुआ क्या कि बाय चांस मैं इस सेक्टर में एंट्री कर गया आईटी से ग्रेजुएट होने के बाद और शायद मैंने डिस्कवर कर लिया कि मुझे क्या पसंद है और पढ़ाना मुझे बहुत पसंद था और अभी भी है। तो मैं पढ़ाने लगा और मैं अपने जो पैशन था वो मुझे डिस्कवर हो गया। तो उसके बाद मैं काम करता गया। शुरुआत तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहती है, कोई भी चीज़ शुरू करते हैं, बट ग्रेजुअली रिजल्ट्स अच्छा आने लगे। मेरे स्टूडेंट्स ने जिनको मैंने पढ़ाया उन लोगों ने मुझे बनाया। मतलब लोग यूजुअली बोलते हैं कि हमने स्टूडेंट्स को रैंक दी, बल्कि उनकी रैंक ने हमें रिकग्निशन दिया और फिर उनकी वजह से पूरे देश को पता पड़ा कि कोटा में अच्छा पढ़ाया जाता है और आसपास से लोग आने लगे। और कोटा कब एक मतलब 50 बच्चों से मैंने शुरुआत करी थी, कब 25,000 में कन्वर्ट हो गया पता ही नहीं पड़ा और एक बड़ी अच्छी जर्नी रही। सर मेरा दूसरा सवाल इससे रिलेटेड है कि जब आपने पहली बार शुरू किया था, ऑब्वियसली बच्चे स्कूल तो जाते ही हैं, तो स्कूल में टीचर्स हैं ही, वहाँ पे पढ़ाई होती है। फिर आपने कैसे सोचा कि कोई स्कूल से चलकर आपके पास आएगा इसकी कोचिंग करने के लिए? ये विज़न कहाँ से आया आपको? एक्चुअली ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरा तो एक्चुअली पढ़ाने का विज़न कहाँ से आया ये भी बड़ा डिस्कवरी है। मेरा नेबर था जो मुझसे क्वेश्चंस पूछने आता था और बीइंग एन आईटीएन वो एक्सपेक्ट करते थे कि मैं उनको हेल्प कर दूंगा, परंतु वहाँ पर एक चीज़ आइडेंटिफाई हुई कि स्कूल एजुकेशन और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। और वो गैप जब दिखने लगा तो लोगों को एक एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी अगर उनको आईटी या मेडिकल में जाना है। तो उस वजह से स्टूडेंट्स आने लगे और इसी वजह से शायद वो मेरे पास क्वेश्चन पूछने आ रहे थे। तो मैं बोलूँगा विज़न स्टेटमेंट तो हमेशा सक्सेस के बाद लिखा जाता है कि कोई विज़न था, कोई विज़न नहीं था, बस लोग आ रहे थे जिनको ज़रूरत थी और हम पढ़ा रहे थे जिनको ज़रूरत थी, दैट्स ऑल। कोई विज़न नहीं था। मतलब अब मैं बोलूँ कि मेरा बहुत बड़ा विज़न था तो मैं बोलूँगा मेरा कोई विज़न नहीं था। मेरा विज़न ये था कि कोटा में रहना है और अच्छा करना है। एक विज़न सिर्फ क्लियर था कि जो बच्चा आ रहा है उसका 100% ईमानदारी से मेहनत करनी है और उसको सेलेक्ट कराना है। ये एक विज़न था। इसको मिशन बोल दीजिए, विज़न बोल दीजिए, गोल बोल दीजिए, सब कुछ यही था। बाकी जितने भी आसपास जो बिल्ड हुआ
सब इसका बाई प्रोडक्ट है। क्या बात है सर। मुझे एक और चीज़ पूछनी है आपसे। अभी आपने बोला कि आप आईटी से हैं, तो थोड़ा आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड भी आप बताइए कि आप कहाँ से पास आउट हैं, वहाँ पे सेलेक्ट कैसे हुए, वो भी थोड़ा सा बताइए। तो मेरा जो बर्थ प्लेस तो कोटा ही है। जी। क्लास 12 तक मैं कोटा में ही पढ़ा। जी। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा और मेरे टाइम पे तो आईटी का पेपर इंग्लिश में हुआ करता था और इंग्लिश का पेपर भी हुआ करता था। तो क्वालिफाई करके जैसे तैसे बाई चांस मेरा आईटी में सिलेक्शन हुआ क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छा था और मेरा रैंक 1502 आया। मैं आईटी दिल्ली मुझे एडमिशन मिला, वही मिल सकता था उस रैंक पर और कुछ मिला नहीं मुझे। 4 साल मैं आईटी दिल्ली में पढ़ा और आईटी दिल्ली ने मुझे काफ़ी शेप करा। मतलब अगर आप देखेंगे तो पूरा जो मेरा जो ग्रूमिंग हुआ वो आईटी दिल्ली में हुआ और आईटी दिल्ली के इमीडिएटली 93 में ग्रेजुएट हुआ और कोटा आया, फिर मैंने करियर पॉइंट शुरू कर दिया। एक टायर के गोडाउन में ये मैंने शुरू करा था। बंच ऑफ स्टूडेंट थे, शायद 50 करीब बच्चे थे मेरे पास पहले साल। वो भी इसलिए आगे थे कि आईटी से था, मेरे पास तो कोई क्रेडेंशियल थे नहीं। क्रेडेंशियल तो उन बच्चों ने जब मुझे सिखाया कि कैसे पढ़ाना है तब बिल्ड हुए। क्या बात है। तो यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि आईटी दिल्ली जाने वाला बंदा जिसने अपनी मेहनत से सिलेक्शन करवाया हो, उस वक्त एक ख्याल नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ये तो कोई करियर ही नहीं है, किसी ने इसमें पाँव ही नहीं रखे हैं, मैं कहीं जॉब करता हूँ, बड़ी जॉब आपको ऑफर मिल सकती थी? नहीं, बहुत ख्याल आया और बहुत सोशल प्रेशर था। इनफैक्ट एक ऐसी स्थिति थी कि मतलब बहुत कमेंट सुनने को मिलते थे कि यार क्या कर रहे हो, बहुत अजीब अजीब सी बात बोलते थे लोग, निकाल दिया गया होगा आईटी से, कंप्लीट नहीं हुआ होगा। सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा था। बट जो कंसर्न था सबसे बड़ा वो था कि जब मैं प्लान कर रहा था कि मैं बाहर चला जाऊँ इंडिया से, तो मेरी मदर ने मुझसे बोला कि अगर तुम चले जाओगे बाहर तो शायद आओगे नहीं, अगर आओगे तो 20-25 साल बाद आओगे तो हमें पाओगे नहीं। तो मुझे लगा कि चलो फिर मैं आपके साथ ही रहता हूँ। इसीलिए मैंने सारे जॉब ऑप्शंस बंद कर दिए। मेरे जॉब्स जो लगे हुए थे, मैंने बाहर जाने का जो सोच रखा था वो मैंने ड्रॉप कर दिया और मैं कोटा में यंग ग्रेजुएट आईटी से बेरोज़गार बन गया। और बेरोज़गार आदमी को क्या है, छटपटाहट बहुत रहती है कि मैं कुछ करूँ, तो जो मुझे दिखा मैंने वो करा। तो मेरे पड़ोस से जो स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछने आता था, उसने बोला कि भैया मेरे 5-6 दोस्त हैं, सबको फिजिक्स में बहुत दिक्कत आती है, आप पढ़ा दोगे? मैंने उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया। मैंने कहा चलो पढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे कुछ मीनिंगफुल काम चाहिए था मेरे लिए और मैंने उस तरह से शुरुआत करी। तो बाई चांस मैं इस प्रोफेशन में एंटर करा और विद इन 15-20 डेज़ जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जितने भी बच्चे मेरे पास आए हैं इनका मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशन है, इट इज़ नॉट काइंड ऑफ ए फन, ये कोई लाइफ में फ़न नहीं चल रहा है। ये बच्चे जो फीस दे रहे हैं, ये फीस नहीं दे रहे हैं, ये फीस देने के साथ एक विश्वास दे रहे हैं। इनकी उम्मीद है कि मैं इनको पढ़ा के आईटी में सेलेक्ट करा दूंगा। तो उन्होंने मुझसे इतनी मेहनत कराई, इतनी तो मैंने मेरे आईटी की प्रिपरेशन में नहीं की थी, और जम के मेहनत कराई और मेरे स्टूडेंट्स ने इतना कोऑपरेट करा मेरे साथ। मेरे को एक चैप्टर आता था सिर्फ, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको मैं पढ़ा सकता था। पहली क्लास में गया, बच्चों ने मुझसे कैपेसिटेंस का क्वेश्चन पूछा, मैंने बोला मुझे नहीं आता, परंतु जब कैपेसिटेंस आएगा तब मैं पढ़ा दूंगा। उन लोगों ने मेरी बात को रिस्पेक्ट दिया और मैंने अपने आप को फिर बाद में प्रूव करा जब कैपेसिटेंस आया। साथ में मिलकर हम पढ़ाई नहीं मैंने उन बच्चों को, और उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ और सारा क्रेडिट वो मुझे दे गए, जबकि क्रेडिट उनको जाता है। अभी भी मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स से कभी आते हैं तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि प्रमोद महेश्वरी से द प्रमोद महेश्वरी जो आप बोल रहे हैं ना, मैं बना उन बच्चों की वजह से हूँ, उन लोगों ने मुझे पढ़ाया। इससे मुझे द्रोणाचार्य की बात याद आ गई, जब आप कह रहे थे अपनी माँ की वजह से आपने वो सपना छोड़ दिया। एक्चुअली द्रोणाचार्य के साथ भी ऐसा हुआ था कि उनके घर पे एक ज्योतिष आया, तो उनकी माँ ने पूछा कि मेरे बच्चे के भाग्य में क्या लिखा है, तो वो कहते कि ये तो प्रधानमंत्री बनेगा। अब माता को टेंशन हो गई, माता जी को, कि भैया प्रधानमंत्री बनेगा तो मुझे छोड़ देगा। तो उन्होंने पूछा भैया तुम्हें कैसे पता है प्रधानमंत्री बनेगा? तो कहते हैं कि इसके दांत में यहाँ पे एक चिन्ह बना हुआ है जो कि प्रतीक है, वो प्रधानमंत्री पक्का बनेगा, राजनीति में जाएगा। माँ को और ज़्यादा टेंशन हो गई, माँ रोने लग गई और द्रोणाचार्य को बोलते कि तू तो पॉलिटिक्स में चला गया तो तू मुझे छोड़ के चला जाएगा। तो उस बंदे ने, यानी कि हमारे द्रोणाचार्य जी ने, ये कहानी चाणक्य की है, तो चाणक्य ने वो दांत ही तोड़ दिया। तो मैं यहाँ रिफाइन करता हूँ, द्रोणाचार्य जी नहीं, चाणक्य की माँ ने ऐसा कहा था, वो दांत ही तोड़ दिया। तो वैसे तो मुझे रिफाइन हो रही है ये चीज़। अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आप? मैं एक्चुअली बहुत फैमिली पर्सन हूँ, तो मैं माँ को, मेरे ब्रदर सिस्टर्स को, वाइफ को, इनको सबको, मतलब मेरे लिए लगता है कि लाइफ इज़ ऑल बिकॉज ऑफ देम, क्योंकि दे हैव मेड माई लाइफ ब्यूटीफुल। क्योंकि वो सब लोग इतना सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट वही नहीं, जितने भी लोग एसोसिएटेड है, मेरी जो टीम मेंबर्स हैं, उनकी वजह से ही बनते हैं। मतलब अगर हमारे जैसे जो लोग बनते हैं, जो पब्लिक में रिकग्नाइज होते हैं, वो शायद हमारी वजह से, पर्सनल उससे नहीं बनते हैं। हमारी टीम जो पीछे काम करती है ना, चाहे जैसे मेरा बड़ा ब्रदर है, मेरी वाइफ है, मदर का सपोर्ट है, मेरी टीम मेंबर्स का सपोर्ट है, वही लोग बनाते हैं। हम तो कुछ भी नहीं करते, हम तो मतलब
जो थोड़ा बहुत नॉलेज है वो लोगों को बताते रहते हैं। तो मुझे मैं अपने परिवार से तो खैर बहुत अटैच्ड हूँ, इमोशनली अटैच्ड हूँ। और मैं तो लोगों से बोलता हूँ कि जैसे कभी कभी कोई पेरेंट्स बोलते हैं, सलाह देते हैं कि ये करो, और यूथ को लगता है कि यार आप मेरा करियर ख़त्म कर रहे हो। मैं बोलता हूँ ब्लेसिंग्स होती हैं, उनको पता होता है, उनके मुंह से जो निकलता है वो अच्छे के लिए ही निकलता है। तो फॉर मी इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मुझे कभी लगा था, मैं बहुत दुखी हुआ था कि यार ये क्या कर रहे हैं, मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं। मैं इनफैक्ट 1 साल तक सोचता रहा, मेरे सारे दोस्त चले गए, मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं कोटा में क्या करता हूँ, ये कोई प्रोफेशन है। और उस टाइम पे क्या रिस्पेक्टेड नहीं था कोचिंग, आज तो काफ़ी रिस्पेक्ट है। उस समय पे कोचिंग को इस तरह से ट्रीट कराया जाता था कि ये वो लोग हैं जो 10वीं फेल को सीधे बीए पास कराते हैं। तो ये उस तरह के लोग हैं जो कोई रैकेट चलाते हैं और बच्चों को सीधा पास करवाते हैं कहीं से। तो उस तरह की इमेज थी। तो वो जो लोगों की तरफ से रिएक्शन आता था वो अच्छा नहीं आता था, रेस्पेक्टफुल नहीं आता था। तो इट्स वेरी टफ टू रिमेन फोकस ऑन योर वर्क एंड प्रूव योर सेल्फ। बट वी टुक द चैलेंज। तो वो चैलेंज लिया, प्रूव करा और आज बस यहाँ तक आ गए। अच्छा, एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि सब्जेक्ट अब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, सब्जेक्ट वहाँ 3 होते हैं ऑब्वियसली, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो आपने फिजिक्स को ही क्यों चुना पढ़ाने? फिजिक्स को मैंने इसलिए चुना कि जो मेरे पास पहला स्टूडेंट आया था ना, उसको फिजिक्स में प्रॉब्लम थी। अच्छा। मेरा जो अगर एकेडमिकली देखेंगे तो मेरा मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो था उस समय पर मैथमेटिक्स था, परंतु वो जो मुझसे क्वेश्चन पूछने आया वो फिजिक्स के पूछने आया। और उसने बोला कि मेरे सारे दोस्तों को फिजिक्स की प्रॉब्लम है। और उस समय पर, और शायद अभी भी, फिजिक्स काफ़ी डिफिकल्ट माना जाता था आईटी का। तो मुझे लगा कि लेट्स टेक दिस। और फिर क्या है, मैं और मेरे बड़े ब्रदर साथ में थे। तो मेरे ब्रदर ने बोला कि यार मैं थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं ले सकता, अगर तुझे मेरे से हेल्प चाहिए। तो मैंने बोला चलो, मैं आई टेक द चैलेंज, आई विल टीच द फिजिक्स। इसलिए मैंने फिजिक्स चूज़ करा। तो अभी एक और दिमाग में सवाल ऐसा कुछ आ रहा है कि आपने शुरुआत की और तब कोई आई थिंक था भी नहीं। तो मैं जानना चाहता हूँ आपकी जो स्टार्टिंग डेज थे तब कोटा कैसा दिखता था, कैसा था? कोटा एक बहुत छोटा शहर था। कोटा की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये इंडस्ट्रियल टाउन था और इंडस्ट्री उस टाइम पे रिसेशन में जा रही थी। तो बड़ा मासूमियत सी फैली हुई थी कोटा में। मतलब कोटा में रुकने का मतलब है कि अपने करियर को ख़त्म करना। ये ऐसी स्थिति हो गई थी क्योंकि जितनी भी लीडिंग इंडस्ट्रीज थी कोटा में सब लॉस में थी, सब रिसेशन में थी, उनकी एंसिलरी यूनिट्स बंद हो गई थी। और इंडस्ट्रियल टाउन था तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी। जहाँ पर अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पे तो ऑलमोस्ट जंगल था इस वाली जगह पर। बहुत छोटा शहर था तो कोई अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं कोटा में। एग्रीकल्चर बेल्ट है तो एग्री का यहाँ पे ज़रूर अपॉर्चुनिटी रहता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि बड़ा डल सा सिटी था उस समय पर। और शायद कोटा में कोई भी रहना पसंद नहीं करता उस ज़माने में, अगर होता तो। क्या बात है, मतलब आप सोचिए कि ऐसा, इसीलिए तो कहते हैं कि पायनियर होते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे लर्निंग कितनी मिलती है। ज़रा सोचिए कि कोई ग्राउंड है ही नहीं, समझिए भाई, जहाँ अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर 10 लोग आ जाएं कमाने के लिए। जहाँ कोई ग्राउंड ही नहीं है, जंगल है, ये इंडस्ट्री में कोई है ही नहीं, कोई स्टार्ट करने वाला ही नहीं है, वहाँ पे एक कोचिंग सेंटर डालना, उसको उस लेवल पे लेके जाना। सर, यहाँ पे मेरा एक और सवाल दिमाग में आ रहा है कि आप इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचे, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, उस टाइम पे जब आप कोचिंग चला रहे थे, आपका पीक टाइम, आपने जो पीक टाइम देखा, आपको लगता था कि यार ये मेरा गोल्डन टाइम है, वो कौन सा था, वो मोमेंट अगर आप शेयर करना चाहें? मुझे जो सबसे अच्छा टाइम मुझे लगता है, जो मेरा टर्निंग पॉइंट बोलता हूँ पहले मैं, ईयर में वो 1995 है। 1995 मतलब 1994 में जो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट थे उनका पहला रिजल्ट आया था। तो 14 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे उस साल। और 1995 में 51 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे आईआईटी में। और 51 में से 5 जो थे वो टॉप 100 में थे। एक्चुअली वो रिजल्ट जो था उसने मतलब मुझे इतना एक्साइट करा, थ्रिल दे दिया मुझे लाइफ पे कि यार हाँ, मैंने कुछ करके दिखाया। क्योंकि उस ज़माने में जितने भी रिजल्ट्स आते थे आईआईटी के, वो यूजुअली स्टिल टाउन्स, जो स्टिल सिटीज़ है ना, जमशेदपुर, भिलाई, जहाँ पे इंजीनियरिंग पेरेंट्स का कंसंट्रेशन था, वहाँ से रिजल्ट आया करते थे क्योंकि वो लोग ज़्यादा अवेयर थे। हमने कोटा से जो रिजल्ट निकाला वो मेरे लिए बहुत ही ज़बरदस्त थ्रिलिंग मोमेंट था। आज भी वो सारे स्टूडेंट से कनेक्टेड हैं और उसको बहुत मज़ेदार था। परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर देखूँ तो मेरा पीक टाइम 2007-8 था, जब मैं मतलब मुझे लगता था कि मैं फिज़िक्स को, मतलब मेरे ब्लड में है फिज़िक्स। आप मुझसे कुछ भी पूछ लें, किसी भी समय पे पूछ लें, मैं फिज़िक्स का कोई भी क्वेश्चन पूछ लें, मैं कर सकता हूँ। और वो मेरा बेस्ट टाइम था मतलब पढ़ाने का। जब मैंने बोला उसके बाद फिर मैंने
पढ़ाने से थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि एवरेज ख़राब करके रिटायर होने से बढ़िया है अच्छी एवरेज के टाइम पे रिटायर हो जाए। तो उस टाइम पे मैंने फिर अपना पढ़ाने का काम कम कर दिया। अब ये तो आपने अपने पीक टाइम के बारे में बताया, अगर मैं पूछूं आपके करियर का, जितना भी आपने करियर देखा उसमें सबसे लोवेस्ट टाइम जो आपको फील हुआ कि यार ये गड़बड़ हो गया, वो कौन सा समय था और उसमें आपने एनालाइज क्या किया? तो 2007 के बाद मैं एक्चुअली जो कैरियर पॉइंट था काफ़ी ग्रो कर गया था, और हम एज ए ग्रुप डाइवर्सिफिकेशन करने लग गए थे। हमने स्कूल्स ओपन कर दिए, हमने यूनिवर्सिटीज़ ओपन कर दी। कैरियर पॉइंट में हमने 2-3 राउंड ऑफ फंडिंग लिया, फिर हम IPO ले गए। IPO के बाद उस टाइम पर AIEEE का बड़ा ज़बरदस्त माहौल था, और हमारे सर मैं इंटरप्ट करूंगा, ये IPO कौन से ईयर में लेकर आए? 2011 में। बाप रे, 2011 में, और वो भी ऐसी इंडस्ट्री जो कि अननोन थी, वहाँ से IPO निकालना, समझ पा रहे हैं आप? तो एक विजनरी पर्सन के साथ आप बैठे हैं, ये देख रहे हैं, बहुत बढ़िया सर, प्लीज़ बताइए। तो 2011 के आसपास आपको याद होगा AIEEE काफ़ी बूम पे था। हमारे पास करीब कोटा में उस समय पे 20,000 बच्चे AIEEE के थे। 2012-13 के आसपास IPO आने के बाद का समय बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट में एक मुहिम छिड़ी कि हम 12th के बेसिस पे बच्चों को एडमिशन देंगे, 12th के 40% वेटेज लेंगे, 60% एग्ज़ाम का लेंगे, और ये JEE मेन तक जब तक सेटल हुआ इसमें 4-5 साल लगे। और उस दौरान जो हमारा इफ़ेक्टिवली जो एक सेगमेंट था जिसमें हमारे पास 20,000 बच्चे पढ़ते थे, वो 20,000 से 3 साल में घटकर 2,000 रह गए। और वो ऐसा टफ टाइम, और उस टाइम पे एज ए कैरियर पॉइंट हम बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कर रहे थे, तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बना लिया था। हमीरपुर में यूनिवर्सिटी, मोहाली में रेजिडेंशियल स्कूल, कोटा में यूनिवर्सिटी रेजिडेंशियल स्कूल, जोधपुर में स्कूल, राजसमंद में स्कूल, तो काफ़ी एक्सपेंड कर लिया था। और वो टाइम ऐसा लगा कि ये क्या करा यार हमने, मतलब ये इतना सारा कहाँ फैल गए, इतना मज़े से पढ़ा रहे थे, और मुझे लगने लगा कि यार मैं पढ़ाता ही रहता 2007 की तरह तो ज़्यादा अच्छा रहता। उस टाइम पे 2013-14 के आसपास में काफ़ी मुझे लगा कि मैंने बहुत गलतियां कर दी हैं, एंड देन आई एक्चुअली बहुत अपने आप को, मैंने ये बोल सकते हैं कि वापस कूल डाउन करा, वापस फोकस करने लगा। हर प्रोजेक्ट को धीरे धीरे मैंने सही करा। इट टुक्स अराउंड 7 years टाइम। फिर 2019 के बाद देन आई अगेन केम टू द कोचिंग। फिर जब मुझे लगा सब कुछ सेटल हो गया है तब मैं वापस कोचिंग में। अदरवाइज वो टाइम काफ़ी टफ था, मतलब वो 2 साल बहुत टफ निकले। अच्छा, वो भी जानना चाहते हैं कि आपने IPO लॉन्च किया 2011-12 के बाद, उस IPO का क्या हुआ? वो कंपनी अभी लिस्टेड है, वो चल रही है, और परफॉर्मिंग कंपनी है। वी आर प्रॉफिटेबल कंपनी, डिविडेंड पेइंग कंपनी, क्या बात, अच्छा करते हैं। बाकी तो मार्केट कैपिटलाइजेशन तो मार्केट डिसाइड करता है, उसमें तो हमारा कोई रोल नहीं है, बट वी स्टिल ग्रोइंग, और अच्छी कंपनी है, मतलब अच्छा करते हैं। क्या बात है सर। अब अगला सवाल मेरा है कोटा से रिलेटेड, क्योंकि आप कोटा के ब्लड में, वी कैन से कि कोटा का ब्लड आप में है, कह सकते हैं हम लोग। तो आपने जब से इस इंडस्ट्री में कदम रखा उसके बाद से इस इंडस्ट्री में 3 ऐसे चेंजेस जो आपने ड्रेस्टिक चेंजेस देखे हैं कि यार ये हो रहा है, ये हुआ है। बिकॉज पहले तो आप सिर्फ अकेले थे, अब भसड़ मची हुई है। मार्केट में जाएंगे तो आपको जगह जगह पे कोचिंग सेंटर्स दिखेंगे। हर दिन यहाँ पर मुझे, मतलब हर साल कहेंगे, हर दिन तो नहीं, हर साल एक नया कोचिंग सेंटर आता है, और 4 जाते हैं जो पुराने खुलते हैं। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे, और आज के सिनेरियो आपको क्या लगता है कि 3 बड़े ड्रेस्टिक चेंजेस जो आपको दिखते हो, बताएं। तो पॉजिटिव नेगेटिव में दोनों ही बताता हूँ आपको। 3 पॉजिटिव बता सकता हूँ, 3 नेगेटिव भी बता सकता हूँ। तो लेट मी फर्स्ट डिस्कस कोटा इवोल्यूशन कैसे हुआ, लास्ट 3 डिकेड में क्या हुआ। तो मैं पहला डिकेड मानता हूँ 1990 से लेकर 2000 का, जिसमें कोटा एक तरह से एजुकेशन हब की तरह एस्टेब्लिश हुआ वर्ल्ड, पूरे इंडिया में और अक्रॉस वर्ल्ड, कि यहाँ पर बहुत अच्छी एजुकेशन होती है। और यहाँ पर उस समय पे फोकस सिर्फ पढ़ाई पर था और कुछ भी नहीं था। 2020 से 2000 मतलब आप बोल सकते हैं 2000 से 2010 तक ये जो ड्यूरेशन था, इसमें मैं बोलूँगा कि इसमें ट्रांजिशन हुआ, कॉर्पोरेट कल्चर बिल्ड हुआ, और थोड़ा सा कॉमर्शलाइज भी हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे आने लगे, तो फिर हर तरह के काम यहाँ पर होने लगे। जो मुझे पॉजिटिव भी नेगेटिव, क्योंकि उसमें एक इकोसिस्टम भी बड़ा बनने, एक ऐसा इकोसिस्टम बनने लगा जो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सर्विस दे सकता है, बट उसके साथ जो उसके साइड इफेक्ट्स है उसमें कॉमर्शलाइजेशन भी बढ़ा। 2010 से 2020 तक कॉमर्शलाइजेशन ज़्यादा बढ़ा, फोकस भी बढ़ा, और एक तरह से ये बोल सकते हैं कि
एक तरह का सिस्टम बन गया कि बस आप कोटा आइए, पढ़िए, आपका सिलेक्शन होता नहीं होता डजंट मेक एनी डिफरेंस, और बस एक इंडस्ट्री बन गई जिसको आप बोलते हैं कि इंडस्ट्री बन गई। तो ये लास्ट के डीके में बना कि इंडस्ट्री हो गई, एम्पैथी इमोशन खत्म हो गया। वो ख़त्म हो गए। एकेडमिक एंगल से देखा जाए तो पहले 10 साल जो था वो एकेडमिकली ज़बरदस्त था। सेकेंड 10 ईयर्स में जो बचे हुए सेकेंड डिकेड में उसमें एकेडमिक फोकस रहा, परंतु वहाँ पर क्योंकि जब कमर्शलाइजेशन आता है तो एकेडमिक फोकस नेर होने लगा ओनली फॉर सेलेक्टेड स्टूडेंट्स। आई वुड से कि भाई ये बच्चे कर सकते हैं तो इन पे दिमाग लगाओ, ये नहीं कर सकते तो इनको कम करो। और इस डिकेड में जो टेक्नोलॉजी चेंजेस आ रहे हैं उससे नाउ कोटा इज़ गियरिंग अप, क्योंकि हम बेंगलोर तो है नहीं तो हम गियर कर रहे हैं, मतलब एवरीबडी इज़ गियरिंग अप। और मुझे लगता है कि आने वाले डिकेड में नाउ हाइब्रिड बनकर जो बनेगा ये, तो उसमें एक अच्छा डायरेक्शन मिलेगा इसको। तो मुझे ये चीज़ भी जाननी थी, अभी हम लोग जब कोटा आ रहे थे तो इंफ्रावाइज कहें, मतलब पहले कहाँ था, मतलब पहले अगर इतने ज़्यादा बच्चे नहीं थे, अब इतने सारे बच्चे जो पूरे हिंदुस्तान से आते हैं, मुझे तो ऐसा भी सुनने में आया बाहर से भी आते हैं पढ़ने के लिए। क्या कोटा उस चीज़ के लिए तैयार है, आपको लगता है अभी? कोटा तो बिल्कुल तैयार है, मतलब इस मामले में तो कोई डाउट नहीं। कोटा का इंफ्रास्ट्रक्चर तो अमेजिंग है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए इकोसिस्टम ज़बरदस्त है। कोटा के जो लोकल हैं वो समझते हैं स्टूडेंट्स को कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप देखेंगे, अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप हॉस्टल्स के जंगल मिलेंगे आपको, मतलब हॉस्टल्स ही हॉस्टल्स हैं। जंगल का मतलब है कि जैसे पेड़ होते हैं जंगल में, वैसे यहाँ हॉस्टल्स हैं। आप पूरी कॉलोनी में हॉस्टल्स मिलेंगे, और हॉस्टल्स में सिस्टम्स हैं, टेक केयर करते हैं, वो सब कुछ है। तो इकोसिस्टम बहुत ज़बरदस्त है कोटा का मेरे हिसाब से। और ग्रोइंग नंबर अगर होते हैं तो कोटा सस्टेन कर लेता है उसको। थोड़ा और कंट्रोवर्शियल सवाल पूछता हूँ आपसे। कोटा पे अच्छी चीज़ें आती है तो इल्ज़ाम भी लगता है। तो पहला इल्ज़ाम जो है, सबसे बड़ा इल्ज़ाम है कि कोटा एक रीज़न है मेंटल प्रेशर का, स्टूडेंट पे मेंटल प्रेशर का, सुसाइड ज़्यादा होते हैं यहाँ पर, डिप्रेशन है, एक प्रेशर इतना ज़्यादा है कि बच्चा फिर अपने आप को खो देता है। अब इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, ये सही है, प्रेशर है और प्रेशर होता है बच्चों पर। और मुझे लगता है कि ये हम सब कोटा के इंस्टीट्यूशंस की और जो भी लोग कोटा में काम करते हैं उनकी जिम्मेदारी भी कि प्रेशर कम करें, और एफर्ट डालते भी हैं प्रेशर कम करने का। प्रेशर मल्टीपल वजह से आता है, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कोटा में क्योंकि कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है तो प्रेशर नेचुरल आता है। बट आई थिंक पेरेंट्स ऑल्सो पुश हार्ड, किड्स को बहुत पुश करते हैं आपको करना है। और क्योंकि बहुत से मीडियम क्लास फैमिली से या लोअर इनकम ग्रुप से सब कुछ स्टेक पर रख कर आते हैं, तो उनको लगता है कि अगर हम नहीं करें तो देयर इज़ एंड ऑफ लाइफ, तो वो भी प्रेशर आता है। तो इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कोटा, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स इन सोसाइटी। एम्बिशंस हैं, पेरेंट्स प्रेशर है, पीयर से जो कंपेरिजन है वो कंपेरिजन है। तो जब इतने सारे बच्चे रहेंगे तो रात दिन कंपेरिजन होगा तो प्रेशर तो आता है। बट यस, है, प्रेशर है। दूसरा इल्ज़ाम और तगड़ा लगता है। दूसरा इल्ज़ाम ये है कि यहाँ पर जब रिज़ल्ट आता है तो रैंक्स खरीदी और बेची जाती है। इस पे आप प्रकाश डालिए, कितना मानते हैं आप इस चीज़ को? 40-60 नहीं खरीदी जाती, 40% करी जाती है। खरीदी जाती है, 40 को 30 कर लीजिए, ज़्यादा नहीं है, रिजल्ट तो आता है। रिजल्ट तो आता ही है ऑब्वियसली, किसी का रैंक नंबर 1 आए। एक्चुअली सिस्टम थोड़ा बदल गया है, तो मतलब लेट मी रिवील द फैक्ट कि आजकल क्या होता है कि जो बहुत अच्छे बच्चे हैं उनको जूनियर क्लासेस में आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। उनको स्कॉलरशिप देकर इनिशियली एडमिशन दिया जाता है और उनके साथ काम करा जाता है। फिर तो इट्स नॉट ओनली उनके साथ काम कराया जाता है, उनको प्रिपेयर कराया जाता है रैंकर्स के लिए। तो आप इसको क्या बोलेंगे, खरीदा गया कि उनको प्रिपेयर करके रैंकर्स बनाया गया, वो अलग है। बट दे आर आइडेंटिफाइड वेल इन एडवांस व्हेन दे आर इन क्लास 8, 9, 10, उसी टाइम पे आइडेंटिफाइड है। थोड़ा और डीप डाइव करते हैं इसी सवाल को। मैं उस वे से खरीदने को नहीं कह रहा था सर, थोड़ा और डीप डाइव करने का सेंस ये बनता है कि ऐसा होता है कि जब रैंक 1 आ गया किसी बच्चे का, मे भी हो सकता है उस बच्चे ने सेल्फ स्टडी करके लाया हो, लेकिन फिर कुछ एजेंट्स होते हैं जो उसको अप्रोच करते हैं, उस रैंक को खरीदा जाता है किसी कोचिंग सेंटर के द्वारा, फिर उसके फ़ोटो को छापा जाता है। ऐसा मेजर इंस्टीट्यूशंस नहीं करते, नहीं करते, मतलब बड़े नहीं करते, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है उसमें बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप एक बड़ा सिस्टम चलाते हैं तो फिर आप नहीं कर सकते उसको, क्योंकि देन इट इज़ नॉन टू एवरीवन। आप अगर बच्चा ही नहीं है क्लास में और आप बोलते कि बच्चा मेरा सेलेक्ट हुआ है, तो इतने सारे बच्चे होते हैं वहाँ पे, वो तो पॉइंट आउट कर ही देंगे कि नहीं है। तो ऐसा होता नहीं है। अगर आइडेंटिफाइड है वो कि टॉप रैंकर है तो वो रिजल्ट के पहले ही आ जाएगा इंस्टीट्यूशन में, रिजल्ट के बाद ज़रूरत नहीं है उसकी। अच्छा, थोड़ा और सेपरेटली डीप डाइव करते हैं। जनरली क्या होता है कि एक कोचिंग सेंटर बहुत सारे प्रोडक्ट रखता है बच्चे के सामने,
वो सिर्फ कोचिंग प्रोवाइड नहीं करता, वो डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करता है, या फिर टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करता है, या फिर मटेरियल प्रोवाइड करता है। ठीक है, जब कोचिंग में बच्चा आपकी क्लास में आके फिजिकली पढ़ा है वो डिफरेंट बात है कि आपने उसको पढ़ाया है, वो साल भर मेहनत किया है। लेकिन जिसने आपका मटेरियल खरीद लिया या फिर आपकी टेस्ट सीरीज़ खरीद ली, मैं जनरलाइज में बात कर रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट कोचिंग, कोटा कोचिंग। अगर उसने ये छोटा सा प्रोडक्ट ले लिया, उसके बावजूद भी आप इसको जस्टिफाई करते हो कि उसका अगर रिज़ल्ट आ जाता है बच्चे का, तब भी जिसने मान लो मटेरियल मैंने इस एक्स कोचिंग का मंगवाया, टेस्ट सीरीज़ मैंने वाई की खरीदी, ठीक है, उसके बाद और जेड से मैंने कोचिंग करी है एक्चुअली, तो तीनों उसका फ़ोटो छाप रहे हैं कि भैया हमने दिया है। इसको जस्टिफाई कैसे करें? मतलब मैं इसको जस्टिफाई नहीं करूँगा, परंतु ये इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, सबने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करा है, तो 1/3 फोटोग्राफ तो छाप नहीं सकते ना। तो पर शायद ये awkward नहीं होता सर कि अगर मैं कई बार होता है कि न्यूज़पेपर खोला है और 3 कोचिंग सेंटर के हैं, एक विज्ञापन लगे हुए हैं, तीनों ने रैंक 1 छाप रखे हमने दिया। नहीं, काफ़ी ऑकवर्ड है। और इनफैक्ट ये एक बड़ा जो इंडस्ट्री है ये पूरी कोचिंग, इसके लिए बड़ा ही सीरियस इशू है। और इसलिए मैं यूजुअली पेरेंट्स को बोलता हूँ कि रिज़ल्ट कभी देखना ही नहीं चाहिए इंस्टीट्यूशन का। आपको ये देखना, क्योंकि हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है, और अगर आपके बच्चे की रिक्वायरमेंट कोई इंस्टीट्यूशन, चाहे वो आपके शहर में या आपके शहर के पास के किसी दूसरे शहर में या कोटा में, अगर आपके बच्चे की रिक्वायरमेंट को कोई इंस्टीट्यूशन पूरा करता है तो वही उसका सबसे बढ़िया गाइड है और कोच है। उसके लिए आपको कोटा आकर करियर पॉइंट पे या किसी और इंस्टीट्यूशन पे एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तब तक नहीं जब तक कि आपको लगे कि हाँ नहीं, करियर पॉइंट पर अगर मैं चला गया और यहाँ पर मेरे बच्चे के लिए रिलेवेंट सर्विस मिलेगी तो इसका फ़ायदा है। अदरवाइज़ तो आप अगर किसी भी रैंकर्स के फ़ोटो फ्रेम में अपने बच्चे का फ़ोटो देखकर आप इंस्टीट्यूशन पर आते हैं, तो उसके लिए मैं मतलब लोगों को बहुत ही ओपनली बताना चाहूँगा कि जो रैंकर स्टूडेंट्स होते हैं, उन रैंकर स्टूडेंट्स के आप पास्ट एकेडमिक क्रेडेंशियल्स देखिए, दे आर यूनिक। मतलब अगर आप उनको बचपन से देखेंगे ना तो वो छक्के मारते हुए आ रहे हैं, मतलब बचपन से। तो आप सोचेंगे कि नहीं, इनकी क्लास में बैठ के, प्रमोद सर की क्लास में बैठकर मेरा बच्चा भी रैंकर बन जाएगा, तो रैंकर तभी बनेगा जब वो पीछे से छक्के मारते हुए आ रहा है। मतलब आप हीरे को तराश सकते हैं, कोयले को भी तराश सकते हैं, परंतु हीरा नहीं बना सकते। तो हर एक आदमी को अपनी अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोचिंग इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट करना चाहिए। मैं आपसे ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ पता है, क्योंकि आपने इस कोचिंग सेंटर को, ये कोचिंग सेंटर इंडस्ट्री के आप पायनियर हैं, आपने शुरू किया है, और आपने स्पेशली इस विजन के साथ तो शुरू नहीं किया होगा कि इस तरह से ये एक सिलेक्शन कराना, बच्चों का भला करने से एक इंडस्ट्री बन जाए जो कि सिर्फ पैसों के बारे में सोचे। तो मैं विजनरी के हिसाब से सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, और ये जायज़ भी आपके लिए सवाल। अब आपको क्या लगता है कि वाकई में कोचिंग सेंटर सिलेक्शन करवाता है या ये बच्चे के हाथ में, बच्चे के खुद के हाथ में? कोचिंग सेंटर सिर्फ है ना डायरेक्शन देता है, बाकी सब बच्चे के हाथ में है। अगर ऐसा होता कि कोचिंग सेंटर सिलेक्शन करा सकता होता तो जो मेरी क्लास से सारे बच्चे बैठे तो 100% सेलेक्ट होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये मिथ है और ये परसेप्शन है लोगों के बीच में कि कोचिंग सेंटर की वजह से सिलेक्शन होता है। कोचिंग सेंटर सिर्फ आपको डायरेक्शन, कोच तो केवल डायरेक्शन ही देता है, वो आपको गाइड कर सकता है कि आप ये करिए, ये मत करिए, परंतु वो आपको रैंकर तो नहीं बना सकता। इनफैक्ट हमारी भी फ़ीस ज़्यादा थी, हमने कम कर दी, और मुझे भी ये बड़ा रियलाइज़ हुआ और गिल्ट भी है इस बात का कि फ़ीस ज़्यादा क्यों है। मैं इसको एनालाइज़ करा कुछ दिनों पहले, आपसे भी शेयर करता हूँ। एक्चुअली कोटा में क्या हुआ कि फ़ीस तो कम ही थी शुरुआत में, मैंने तो 750 रुपये पर ईयर में पढ़ाना शुरू करा था, तो वहाँ से कब ये लाख हो गई समझ भी नहीं आया, क्योंकि 2 बहुत बड़े रीज़न है इसमें। एक रीज़न है कि पेरिफेरल बहुत सारे एक्टिविटीज़ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस करते हैं, अल्टीमेटली कॉस्ट बच्चे पे चली जाती है। और दूसरा जो रीज़न है, जो शायद बहुत से मेरे कलीग्स को भी अच्छा न लगे बोलने में, कि कोचिंग के साथ एक पोचिंग और होती है कि फैकल्टी को पोच करते हैं। अब आप किसी एक फैकल्टी मेंबर का एक्स कैपेबिलिटी है, ओवरनाइट वो किसी दूसरे के पास चले जाते हैं और उसको 3x उसका जो पैकेज है वो 3 गुना हो जाता है, परंतु उसकी ओवरनाइट टीचिंग कैपेबिलिटी तो 3 गुनी नहीं हुई। तो वो जो 3 गुना पैकेज होता है, फिर 3 से वो 9 गुना हो जाता है, 9 से वो फिर आगे बढ़ जाता है, तो अल्टीमेटली वो जो लोड है वो बच्चे पे चला जाता है। तो पिछले 10 सालों में बल्कि 15 सालों में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ा कि जो पोचिंग हुई, उस पोचिंग की वजह से कोर्स स्ट्रक्चर हिल गए और वो सारा का सारा बच्चों पे पास हो गया। तो इस वजह से ये कोर्स ज़्यादा है, और मतलब ये कम होनी चाहिए वास्तव में, और अभी हमने रिसेंटली बहुत कम कर दी।
नहीं, बाय द वे आप जो बात बोल रहे हो मुझे ये समझ में आता है, कहीं ना कहीं इसके लिए टीचर खुद भी जिम्मेदार है जो कि फ्रॉक जंप करते हैं। मानते हैं आप इस चीज़ को? हाँ, मतलब इसमें टीचर की जगह पे मैं जाता हूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूशन जिम्मेदार हैं। अच्छा, जो उनको मतलब हाँ हाँ, आप ऑफर दे रहे हैं तो फिर मतलब एनीबडी इन द वर्ल्ड विल गो फॉर दैट, मतलब क्यों मना करेंगे वो, अगर आप ऑफर दे रहे हैं। मतलब आप खुद का जो क्या बोल सकते हैं आप, जमीर है, वो बोलता है कि नहीं मुझे तो यहाँ से एक फैकल्टी लेकर आना है, चाहे 2x में आए 3x में आए, और फिर आप ब्लेम करें जाकर फैकल्टी मेंबर को कि भाई तुम क्यों आए, तो वो तो एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो तो सैलरी के लिए काम कर रहा है ना। वो तो वहाँ पे भी अच्छा करेगा, आपके पास भी आके अच्छा करेगा। आप उसको 3x देंगे तो आपके पास ही आएगा। उसका जो विज़न है या उसका जो एम्बिशन है, वो अपनी लाइफ के लिए लाइवलीहुड अर्न कर रहा है, तो उसकी लाइवलीहुड में जो भी उसकी सैलरी का इंक्रीमेंट होगा वो चाहेगा कि मुझे मिलना चाहिए, जो दे रहा मैं जाऊँगा उसके पास। तो उसके लिए मैं उनको कम बोलूँगा। हाँ, जो लोग बीच में छोड़ जाते हैं वो गलत है। बट ये लिवलीहुड एक्चुअली ग्रीड बन गया ना सर। देखो सर, मुझे लगता है कि आने जाने के लिए स्कूटर या मोटरसाइकिल ये भी बहुत होता है, लेकिन जब एक ग्रीड बन जाए तो मर्सिडीज़ भी कम होती है। वो ग्रीड बनते बनते बच्चों पे प्रेशर आ रहा है, मुझे लगता है जहाँ तक वो भी एक जिम्मेदारी है। मतलब सभी तरह के लोग हैं इंडस्ट्री में, तो मतलब ग्रीड तो कोई भी जब इंडस्ट्री बनती है तो इंडस्ट्री का जो आउटकम है फाइनली कैपिटलिज्म में होता है यही कि ग्रीड आ जाती है बाद में, क्योंकि सोशलिस्ट तो है ही नहीं कुछ भी। चाहे कोई कुछ भी बोले कि हम सेवा कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी टेक्स कि यार मेरा कितना रेवेन्यू आया, कितना खर्चा हुआ, फाइनली देखते ही हैं। बट यह है कि उसको प्रॉफिटरिंग की भी एक लेवल होती है, तो वो सबको सोचना चाहिए। तो किसको ब्लेम करें, मतलब इंडस्ट्री का कल्चर ही ऐसा हो गया है। बट मुझे पर्सनली ये लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इन सब के लिए, टीचर कम है। आप बड़े स्वीट हैं और बड़े स्वीट आंसर देते हैं, आपको थोड़ा और फंसाने की कोशिश करते हैं मेरी तो आदत पड़ गई इन सब चीज़ों की। मान लीजिए कि प्रमोद महेश्वरी जी एक दिन, ऊपर वाले की कृपा से, सब ऊपर वाली कृपा से ही होता है, आप एजुकेशन मिनिस्टर बन गए, तो ऐसे 3 चेंजेस जो आप इस कोचिंग इंडस्ट्री में करना चाहोगे, आपके हाथ में है, ऊपर वाला बोले कि प्रमोद जी आपके हाथ में सब कुछ है, 3 ऐसे चेंजेस जो आप करोगे, क्या करोगे? मर्ज कोचिंग इंस्टीट्यूशन विद स्कूल डायरेक्टली। पहला मेरा ही है, इनको मर्ज कर दो। अच्छा। क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूशन का एग्जिस्टेंस ही हमारे स्कूल एजुकेशन के फेलियर की वजह से। अगर स्कूल एजुकेशन सही होगा तो पेरेंट्स को शौक नहीं आ रहा कि स्कूल की फीस भर के कोचिंग पर आए। ये कोचिंग सेंटर को पायनियर ये बात बोल रहे हैं। हाँ, उसको मर्ज कर दो स्कूल के साथ, मतलब स्कूल सिस्टम के साथ मर्ज कर दीजिए, अलाइन कर दीजिए। आज अभी क्या है कि गवर्नमेंट बोलती नहीं कोचिंग तो गलत है, नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या होना चाहिए, स्कूल अच्छा होना चाहिए, तो उनको मर्ज। अगर पेरेंट और परंतु पब्लिक बोलती नहीं कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, स्कूल अच्छा नहीं पढ़ाते, चलो ऐसा करो दोनों को मर्ज कर दो, दोनों को मिला दो। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को बोल दो कि बच्चों को सुबह बुलाओ 7 बजे, 2 बजे तक उसको पढ़ाओ, उसको पूरी लाइफ स्किल दो, उसको खेलने कूदने का टाइम दो, उसको पार्टिसिपेट करने दो एक्टिविटीज़ में, और साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी जो भी पढ़ाना है पढ़ाओ। कि उसकी लाइफ स्किल पूरी ख़त्म हो रही है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में, क्योंकि वो 10 बाय 10 के कमरे में बैठ कर क्या बोलते हो रट्टू तोता बन रहा है वो। मतलब आप बोल सकते हैं कि लाइफ ख़त्म कर रहा है। सिलेक्शन हो गया तो सब कुछ अच्छा, और रिजेक्शन हो गया तो सब कुछ ख़त्म। तो पहला चेंज तो मैं ये लाना चाहूँगा कि आप ये कर दें। दूसरा, अगर ये इसके साथ साथ स्कूल की जो टीचर की जो एलिजिबिलिटी है उसको चेंज कर दें। आज कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्कूल में एलिजिबल टीचर नहीं है, हालांकि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में तो पढ़ा सकता है, परंतु वो स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। आप देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूशन में मैक्सिमम जो लोग हैं वो इंजीनियर या डॉक्टर हैं, तो वाई गवर्नमेंट डोंट अलाउ देम टू टीच इन स्कूल? क्योंकि सीबीएसई बोलती है नहीं आपको बीएड करके आना पड़ेगा, और आपको पता है बीएड के लिए इंजीनियर अलाउड नहीं है। आपको बीएससी करके ग्रेजुएशन करके आप बीएड कर सकते हैं, आपका बीटेक या बी का जो डिग्री है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर बीएड, तो बीएड भी नहीं कर सकता। तो आपका जब टीचिंग रिसोर्स ही अच्छा नहीं होगा तो आप क्वालिटी कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? तो फिर यही होगा जो हो रहा है। तो सेकंड चेंज मैं चाहूँगा कि ये हो जाए, और थर्ड चेंज होगा कि जो कॉलेज लाइफ जो होती है उसमें लाइफ स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करा जाए। मतलब कंपलसरी कर दिया जाए कि कॉलेज के अंदर क्लास के बियॉन्ड बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जाएगा, पार्टिसिपेट करेंगे एक्टिविटीज़ में, जो मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन ही करते हैं। मेरा तो जो पूरा करियर है वो मतलब लाइफ बियॉन्ड क्लासरूम जो था आईटी में उसकी वजह से बना है। तो मैं 3 चेंज कर दें तो मुझे लगता है कि काफ़ी चेंज अपने आप ही हो जाएगा। क्या बात है सर, आप बिल्कुल एकदम पॉलिटिकली करेक्ट आंसर देके निकल लिए। अगले सवाल पे चलते हैं। मान लीजिए कि आप चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं राजस्थान के,
तो कोटा सिटी जो आपको अभी दिखाई देती है, उसमें 3 ऐसे चेंजेस जो आप करना चाहोगे। पहले तो सबसे पहले तो एयरपोर्ट आना चाहिए यहाँ पर मतलब हम सब लोग बहुत परेशान हैं, और मैं अगर मुझे चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे एयरपोर्ट लेकर आऊँगा कि भाई कम्यूनिटी जब जब कम्यूट करते हैं तो उसमें टाइम मिनिमम लगना चाहिए। और कोटा बड़ा शहर हो गया है, लोग आते हैं, जैसे आप लोग भी आए, बहुत से लोग आना चाहते हैं, यहाँ के लोग जाना चाहते हैं, दैट इज़ वन, तो मैं चेंज करना चाहूँगा। दूसरा, कोटा में जो कोचिंग सिस्टम जो बना हुआ है इसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए। तो इन ए सेंस कि जैसे जयपुर में कोचिंग हब बन रहा है, वैसे यहाँ पे हब बनाना चाहिए जहाँ पर लोग आएँ, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हों और बच्चे आराम से रहकर पढ़ाई कर सकें। सेकंड वो है। और मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं चीफ मिनिस्टर बन सकता हूँ, तो ये 2 चीज़ें तो मैंने बता दी जो मैं शायद एज ए कैरियर पॉइंट की डायरेक्टर भी बोल सकता था। अच्छा। बाकी मुझे नहीं लगता कि मैं फिट हूँ चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए और ये आंसर देने के लिए। देखिए, फिट ना फिट तो ऊपर वाले के हाथ में, हम तो कठपुतली हैं सर। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके सर, आपने बड़े सुलझे हुए आंसर दिए। अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपको देखते हैं, पर्सनली थोड़े सवाल पूछूंगा मैं आपसे। हमारा जो अगला सेगमेंट है जिसमें आपको सिर्फ 1 वर्ड में आंसर देना है, कोशिश करिएगा। श्योर। पहला सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपकी स्कूली शिक्षा कहाँ से हुई? कोटा, किस स्कूल से हुआ? राजकीय महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रामपुरा, कोटा। बहुत बढ़िया। कौन से साल में हुआ सर? मैं 2 स्कूलों में पढ़ा। तो बचपन में मैं पढ़ा नर्सरी से लेके 8 तक आर्य शिशु शाला में, और फिर जो मेरा 86 से 89 तक का टाइम था वो मैं पढ़ा महात्मा गांधी स्कूल में। ईयर कौन सा? 1986 से 89। 89। आपने कोचिंग सेंटर कब शुरू किया? 1993। 1993। ओके। उसके अलावा आपके इंटरेस्ट पे चलते हैं। आपको जैसा आपने बोला कि आपको फिजिक्स पढ़ाना अच्छा लगता था, फिजिक्स अच्छा लगता था पढ़ाना, या फिर ठीक है, अच्छा वो तो आपने बताया कि अब बाई चॉइस है, बाई चांस है? बाई चांस है, बट बाई चॉइस अडॉप्ट कर लिया। 15 दिन में मुझे मज़ा आने लग गया इसमें। मज़ा आने लगा। और मेरा आज मतलब मेरा ब्लड में है फिजिक्स। आज भी अगर मैं मतलब कम पढ़ाता हूँ, बट मैं आज भी फिजिक्स के क्वेश्चंस बहुत सॉल्व करता हूँ। बट फिर भी अगर अपार्ट फ्रॉम दैट मैं पूछूं कि है आपके सामने फिजिक्स, पर फिजिक्स को हटा दे तो उसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है? मैथमेटिक्स। तो केमिस्ट्री आपको बिल्कुल अच्छा नहीं? नहीं, उसकी वजह से मेरा रैंक खराब हुआ IIT में। कारण क्या है? एक्चुअली कारण ये कि मुझे ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री में बहुत कुछ याद करना पड़ता है, तो वो मेरी फितरत में नहीं है। मैं लॉजिकल ज़्यादा हूँ, और हमारे टाइम पर जो केमिस्ट्री हुआ करती थी वो याद करने वाली ज़्यादा होती थी। आजकल थोड़ी लॉजिकल हो गई है, तो कभी पसंद नहीं आया सब्जेक्ट। ठीक है। इसके अलावा आप पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन इस अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी हॉबीज़ क्या है? आप क्या करते हैं इसके अलावा? मैं रीडिंग बहुत करता हूँ। मुझे चेस खेलने का बहुत शौक़ है, तो मैं रोज़ाना अभी भी आधा घंटा पौना घंटा, आप बोलते ख़राब कर दो चाहे कुछ भी कर दो, बट मैं चेस ज़रूर खेलता हूँ। मोबाइल पे चेस खेलता रहता हूँ, जहाँ भी मुझे फालतू बिठा देंगे मैं चेस खेलना शुरू कर देता हूँ। ये 2 ही काम है, बाकी तो फैमिली में टाइम निकालता हूँ। आपने बोला आप रीडिंग बहुत करते हैं, तो आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? अभी तो मैं एटॉमिक हैबिट्स पढ़ रहा हूँ, तो दैट्स अ वेरी गुड बुक। और मैं कोई कुछ भी पढ़ लेता हूँ। मुझे फाइनेंस से लेकर प्रोडक्टिविटी, डेवलपमेंट, मतलब हर चीज़ कुछ भी पढ़ा लीजिए। आप मद भागवत गीता पढ़ें? मेरे पास है, मैंने कुछ चैप्टर पढ़े हैं, परंतु मैंने जिस तरीके से पढ़ना चाहिए, जो लोग समझाते हैं, वैसे मैंने आज तक नहीं पढ़ा। ये मैं मतलब दुर्भाग्य है मेरा कि मैंने आज तक उसमें टाइम नहीं दिया। बहुत अच्छे शब्द बोले आपने कि आपका दुर्भाग्य है सर। मुझे भी लगता है कि मैं भी पहले समझता नहीं था इन चीज़ों को, लेकिन अभी मैं साथ लेके घूमता हूँ अपने। पर फिर भी ये जो धार्मिक ग्रंथ है हमारे, या फिर ये वेद हैं हमारे, आपको लगता नहीं हम इंडियन एज एन इंडियन हम इनको अंडररेट करते हैं? बिल्कुल करते हैं, 100%। क्योंकि मैं जब भी कॉन्वर्जेसन करता हूँ, इंटरव्यू लेता हूँ, तो कोई भी इंडियन ऑथर की बुक नहीं बोलता है, हमेशा कोई ना कोई अलग इंटरनेशनल ऑथर की बुक बोलता है, उससे हम लोग सीखते हैं, जबकि वो हमारी किताबों से सीख रहे हैं। बिल्कुल सही बोलते हैं। मेरा जो बचपन में स्कूल था वो आर्य समाज चलाता था स्कूल, जो मैं नर्सरी से 8 तक पढ़ा, तो वहाँ पे हमें वेद पढ़ाए जाते थे और हमें हवन कराया जाता था, और हम कंपलसरी हवन करते थे रोज़ाना मॉर्निंग में। तो वहाँ पर हमें एग्ज़ाम भी दिए थे, हम भूल गए वो, परंतु हमें वेद वाले एग्ज़ाम भी दिलवाए थे उन्होंने, सर्टिफिकेट भी आया था हमारे पास। मतलब वैल्यू करते हैं आप उसकी? बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। सर अगले सवाल पर चलते हैं। आपको 1 वर्ड में आंसर देना है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है। जैसे मैं जहाँ तक भाप पाया हूँ, तो आपका एक मैं कहूँ आपसे कि आपका फेवरेट स्पोर्ट्स, तो यू कैन से चेस, क्योंकि आप वो खेलते हैं। थोड़ा और डीप डाइव करते हैं इसमें। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मेरा फेवरेट एक्टर रणवीर सिंह।
अमिताभ बच्चन। क्या बात है, क्या बात है। कोटा में जिनसे पूछ रहा हूँ वो एक ही नाम ले रहे हैं। अमिताभ बच्चन की एक ऐसी क्वालिटी जो आप अपने अंदर लेना चाहते हैं। मैं कभी पर्सनली तो मिला नहीं, परंतु उन्होंने अपनी लाइफ को जिस तरह से ट्रांजिशन करा है, एंड वो एक तरह से सुपरस्टार थे, हैं और रहेंगे। तो जिस तरह से अपनी लाइफ को कैरी करते हैं वो बड़ा इंस्पायरिंग लगता है कि विद एज हाउ द पर्सन ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ एंड रिमेन एज ग्रेसफुल एज ही वाज हिज यंगर एज। तो दैट्स समथिंग इंस्पायर्स अ लॉट, मतलब उससे इंस्पिरेशन बहुत मिलता है। अब नई फिल्में देखते हैं? कभी कभी, बहुत कम पर कभी कभी। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? टफ क्वेश्चन है, मतलब मैं क्योंकि ज़्यादा फिल्में देखता नहीं हूँ, बट जैसे पहले माधुरी दीक्षित थी, और अभी तो मैं नाम याद नहीं रहता मुझे लोगों के। अच्छा, आपकी फेवरेट फिजिक्स की बुक जो आप रेकमेंड करना चाहोगे? आई इरोडो, और इरोडो को मैं साथ में एडिशन करना चाहूँगा। ये क्वेश्चन करने की बुक नहीं है, इसके क्वेश्चन को सीखने की बुक है, क्योंकि उसमें फंडामेंटल्स बहुत समझ में आते हैं अगर आप हर क्वेश्चन को समझेंगे तो। आपकी फिजिक्स में फेवरेट चैप्टर कौन सी है? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स। आपकी, अगर मैं पूछूं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं इंडिया के अंदर, तो आपका फेवरेट एग्जाम कौन सा? आपको लगता है उसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है? ITG एडवांस। एडवांस। आपको क्या लगता है कि मेंस में कोई एक चेंज अगर करना हो, इन एग्जाम से कोई एक चेंज करना हो तो कौन सा होना चाहिए? क्वालिटिव क्वेश्चंस को फॉर्मूला बेस की जगह पर एनालिटिकल साइड पर लेके जाना चाहिए, ताकि सिलेक्शन जो वो एनालिटिकल माइंड्स का हो, ना कि प्रैक्टिस करके जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको हो। क्या बात है। फाइनली सर, इस सेगमेंट में एंडिंग पॉइंट पर चलते हैं। मैं आपको कुछ शब्द दूंगा और आपका रिएक्शन मैं चेक करना चाहता हूँ, उसमें आपका रिएक्शन कैसे आता है। तो जैसे ही आप वो शब्द सुनेंगे, आप वो वर्ड सुनेंगे, आपको रिएक्ट करना है। आपके माइंड में पहली चीज़ क्या आती है तो आपको बताना है। नंबर 1, भारत, इंडिया। डाइवर्सिफाइड कंट्री। इंडियन पॉलिटिक्स। ओके, चलती है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम। नीड्स इम्प्रूवमेंट। राहुल गांधी। डिफिकल्ट आंसर। नरेंद्र मोदी। अ गुड लीडर। कांग्रेस। डाइंग पार्टी। बीजेपी। ग्रोइंग ग्रेजुअली। अ स्पिरिचुअल लीडर दैट यू लाइक द मोस्ट। Actually, my inclination in spirituality is very low. So I have a different kind of thought in spirituality, because I personally like to connect with the God directly rather than following any path. So that's how actually I pray in the morning. इंडियन मीडिया। Mixing too many things, and sometimes is unbelievable things. They so difficult to answer. Like. Difficult to answer on the camera. कोटा। Education city. फैमिली। My strength. फ्रेंड्स। मेरे सुख दुख के साथी. क्या बात है। प्रमोद महेश्वरी इन पास्ट। A very dedicated person to one single course that I want to teach. I want to become best faculty member in physics. प्रमोद महेश्वरी इन प्रेजेंट। I want to make dent in the society to improve the lifestyle of the people, or life, of the people. प्रमोद महेश्वरी इन फ्यूचर। I live in present, so never thought about future. सोचिए सर, आखिरी सवाल। इंडियन यूथ। Needs focus. बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया एक कॉन्वर्जेशन में। अब हम बिल्कुल एंड में हैं हमारी इस कॉन्वर्जेशन के। सर, आपको बहुत सारे लोग जानते हैं ओब्वियसली, और बहुत सारा यूथ आपको देखता है, आपसे इंस्पायर होता है। तो अगर मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछूं कि 3 ऐसे सजेशन जो आप देना चाहेंगे आज के यूथ को एज अ पायनियर ऑफ दिस इंडस्ट्री, या फिर आप एज अ गाइडेंस, तो वो क्या होंगे? पहला तो कि डिग्री बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, तो डोंट गो फॉर डिग्री, गो फॉर स्किल्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, फैमिली इज ऑलवेज स्ट्रेंथ, सो नेवर नेग्लेक्ट फैमिली। मतलब लाइक वो फैमिली एक स्ट्रेंथ होती है। अगर आप यू रियली वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, यू हैव टू हैव अ वेरी गुड फैमिली कल्चर इन योर लाइफ। उसके बिना आपको सक्सेस नहीं मिल सकती, तो ध्यान रखिए अपनी फैमिली का। एंड थर्ड, थिंक अबाउट योर नेशन एंड सोसाइटी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन एक सवाल के साथ इसको अंत करेंगे। इस इंडस्ट्री के आपने इसको ग्रो होते देखा है,
आपने इसके प्रोज एंड कॉन्स देखे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपके घर में IIT या जेई का सपना देखने वाले कोई थे या हैं? नहीं, मैं पहला पर्सन हूँ जो अपनी फैमिली से IT में गया। तो आपके बच्चे क्या जाना चाहते हैं वहाँ पे? मेरे बच्चे मेरी जो यंगर डॉटर है वो जाना चाहती थी, उसका सिलेक्शन भी हो गया, बट मैंने उसको नहीं भेजा, मैंने उसको US भेज दिया। कारण क्या था सर? क्योंकि मुझे लगा कि वो एक एक नंबर क्लियर होती हैं और जो लाइफ स्किल्स चाहिए वो शायद वो IT में जाकर नहीं ले पाएंगी, क्योंकि जिस तरह का उसका माइंडसेट है कि मुझे कॉम्पीट करना है और कॉम्पीट में मार्क्स के पीछे जो भागना है वो मैं पर्सनली लाइक नहीं करता। तो मुझे लगा कि आप ट्राई कर लो, IIT में सेलेक्ट हो जाओ। शी क्वालिफाइड IIT, बट फॉर्चुनेटली शी गॉट एडमिशन एट गुड यूनिवर्सिटी इन US। तो मुझे लगा कि आपको मुझे एक्सपोजर ज़्यादा देना है ग्लोबली, आई डोंट वांट यू टू बी फोकस ओनली ऑन मार्क्स। तो इसलिए फिर मैंने उसको US भेज दिया। बहुत बढ़िया। एक्चुअली इन्होंने ये नहीं कहा कि भैया IIT जो है हमारे IIT लायक नहीं है हमारे बच्चों के, इनफैक्ट हमारे बच्चों को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये चीज़ मैं इसीलिए क्वेश्चन को लास्ट में रखा कि आपको जानने की ज़रूरत है कि IIT हर बच्चे के लिए नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इट्स नॉट अबाउट कि आपने ऑप्शनल एग्ज़ाम दिया और पास हो गया, आप IIT पहुँच गए। वहाँ पर जो 4 साल आपको बिताने हैं ना, वो आपकी ज़िंदगी की सबसे डिफ़िकल्ट वैकेंस है कि सबसे डिफ़िकल्ट ईयर भी हो सकता है। मतलब केवल ये नहीं होता कि कॉलेज अच्छा है, आप फिट हो कि नहीं उस एनवायरनमेंट में, दैट्स मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो आप फिट हो एकेडमिकली, आपके नंबर अच्छे आ गए, परंतु उस जो प्रेशर कुकर है वो, उस प्रेशर कुकर में आप अच्छा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और क्योंकि इट्स नॉट द मैटर ऑफ 4 years, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ स्किल्स। वो 4 साल में तो आप बिल्ड करोगे। तो फिर वो मुझे लगा कि शायद मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना। एक सरकाज़म था सर। क्या हुआ कि जनरली हम बोलते हैं कि बस 10वीं पास कर लो, उसके बाद तो ऐश ही ऐश है। फिर कोई कहता है कोई 12वीं पास कर लो, उसके बाद ऐश ही ऐश। फिर उसके बाद कोई कहता है कि JEE नीट का एग्ज़ाम पास कर लो, उसके बाद ऐश ही ऐश है। तो अभी रिसेंटली मैंने सरकाज़म देखा, एक बच्चे ने लिखा हुआ कि बस ये 70 साल की बात है, जी लो, उसके बाद ऐश ही ऐश। बिल्कुल सही बात है। तो ओवर ये सरकाज़म ही है, आपको कभी ऐश नहीं है ज़िंदगी में, आप सज़ा काटने आए हो। मज़ा आया होगा आप लोगों को पूरे कॉन्वर्जेशन में, और आपने पक्का प्रमोद सर से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। और मैं आपसे क्या चाहता हूँ, ज़रा मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने पूरा सेशन देखा है तो सबसे पहले तो ऐसा कौन सा जवाब था जो आपको पूरी कॉन्वर्जेशन में प्रमोद सर का सबसे अच्छा लगा, वो चैट सेक्शन में लिखिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरी जगह पे बैठे होते तो आप प्रमोद सर से क्या सवाल पूछते हैं? हो सकता है अगली बार जब हम कोटा आएँ या फिर ये बेंगलोर आएँ तो हम उनसे यही सवाल पूछ लें। राइट डाउन इन चैट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट, बिकॉज आप हैं तो हमें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।